आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा, कोरोना वायरस है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, डेली की तरह वही बातें। फ़िज़िकल क्लासेस अभी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जो काम बोर्ड पे करवाया जाए आप उसे अपने रजिस्टर पे नोट करें। अपने लेक्चर नोट्स आप खुद से बनाएं, ठीक है। कल को जब आपका टेस्ट होता है तो आप प्रिपरेशन के लिए बुक्स नहीं ढूंढें इधर उधर से, आप अपने लेक्चर नोट्स निकालें, तैयारी करें, टेस्ट दें। आई गारंटी कि आपका जो टेस्ट है वो 100% होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस काम से। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा, हम एक्सरसाइज पे थे चैप्टर 1 की, और एक्सरसाइज हमने आलमोस्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली थी ठीक है। जिसमें अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 या गालबन क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 से स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। 17 तक मैं थोड़ा सा दोबारा बताता चलूँ कि 2-3 फार्मूलाई यूज़ हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने जो फार्मूला सीखा वो था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। फार्मूला क्या था, ज़रा मेरे साथ साथ बोलिएगा ज़रूर कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल था मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। जिस कंपाउंड की बात हो रही है उसमें उस एलिमेंट का कितना मैस है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो फार्मूला था ये क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ हुआ। इसके अलावा ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में भी यूज़ हुआ। इसी तरह फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचे। 15, 16, 17 तीनों एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हमने 4 स्टेप सीखे थे, अगर आपको याद हो तो। वो 4 स्टेप क्या थे, मैंने बारी बारी लिखवाए ही। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट पहला स्टेप था कि आप परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे। अगर परसेंटेज गिवन है तो इसका मतलब पहला स्टेप ऑलरेडी कर दिया गया। दूसरा स्टेप था नंबर ऑफ मोल आपने मालूम करने हैं एटम बाय एटम के नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तीसरा स्टेप क्या था, एटॉमिक रेशो, वो कैसे मालूम करनी थी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल को तमाम के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने से। और 4th स्टेप था मल्टीप्लिकेशन, और मैंने लिखवाया भी था कि ये अगर रिक्वायर्ड होगी तो आप करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एटॉमिक रेशो होल नंबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर है तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला आप इस तरह मालूम करते थे। अगर आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस आप मालूम करेंगे खुद से। कैसे, आपने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर लिया तो जो एलिमेंट है उनके मैसेज को एडअप करें, वो एम्पिरिकल फार्मूला मैस हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मैस आपको गिवन होगा तो आपने जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। कैसे मालूम करना है फार्मूला, मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स भी बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू जो है वो आपके पास n इक्वल होगा आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। इस तरह करके फार्मूला भी था ये। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ज़रा सुनते जाएंगे साथ साथ। मैं स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ पहले। कहता है जी कि एक अननोन मेटल M है जो कि रिएक्ट करती है सल्फर के साथ। यानी कि मेटल का नहीं हमें पता कौन सी है, लेकिन हमें ये पता है कि सल्फर के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है। और एक कंपाउंड बन जाता है इनके रिएक्शन से, विच इज़ M2S3। जो कंपाउंड बना वो M2S3 है। कहते हैं जी कि अगर 3.12 ग्राम ऑफ मेटल के हों, मेटल का मैस कितना बता दिया 3.12 ग्राम, और ये रिएक्ट करेगा 2.88 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ, तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मेटल M एंड कंपाउंड M2S3। आपने मेटल का नाम भी बताना है और आपने कंपाउंड का नाम भी बताना है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे। स्टेटमेंट नहीं बल्कि मैं इसका जो है वो गिवन डाटा और टू फाइंड और सोल्यूशन लिखूंगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज का। जी बेटे, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18, कोई इसका पार्ट नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है एक, तो मैंने इसीलिए इसे लिख दिया इस तरह। उन्होंने आपसे क्या पूछा या आपको बताया क्या, उन्होंने आपसे कहा कि हमारे पास मेटल है M जिसका हमें पता नहीं है कि कौन सी मेटल है ये।
लेकिन हमें इस मेटल का मैस बता दिया गया। उन्होंने कहा जी कोई से मेटल M है जिसका मैस क्या है 3.12 ग्राम। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि मैस ऑफ मेटल M, मेटल M कोई सी मेटल है जिसका मैस कितना है जी 3.12 ग्राम। अब ये मेटल रिएक्ट करती है सल्फर के साथ, सल्फर का भी मैस बता दिया गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी मैस ऑफ सल्फर कितना है जी 2.88 ग्राम के इतने सल्फर के साथ जो है ये रिएक्ट करेगी जी। तो बात हो रही थी जी मेटल M की। तो मेटल M का जो मैस आपको बता दिया गया 3.12 ग्राम और सल्फर का जो आपको मैस बता दिया गया दैट इज 2.88 ग्राम के इतनी सल्फर रिएक्ट करेगी। याद रखिएगा कि हमें पता नहीं है कि मेटल M कौन सी है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है या हमने जो फाइंड करना है दैट इज कि आपने बताना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के नेम ऑफ मेटल एंड कंपाउंड M2S3। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेम ऑफ मेटल, ये हमने बताना है कि M का नाम क्या है और इसके अलावा नेम ऑफ कंपाउंड के जो कंपाउंड है कौन सा कंपाउंड M2S3, ये कंपाउंड कौन सा है इसका नाम भी हमने बताना है, ठीक है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा जी इस सॉल्यूशन की। सबसे पहले तो कोशिश करें आप केमिकल इक्वेशन लिख लें इसकी। तो M2S3 बन रहा है, तो अगर मैं केमिकल इक्वेशन बाय प्रोडक्ट्स देखूं तो प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं M2S3 किसके मिलने से, M और S के मिलने से। तो इसका मतलब यहाँ पे 2M होने चाहिए और 3S होने चाहिए, तो M2S3 बन जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जी इसको, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए ही हम स्टार्ट करेंगे। मालूम हमने करना है M क्या है। M हम इजीली बता सकते थे अगर हमें M के मोल भी बता दिए होते साथ, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। इस फार्मूले में से अगर कोई से दो वैल्यूज बता दी जाएं तो थर्ड वैल्यू मालूम करना हमारे लिए बड़ा आसान था। अगर हमें नंबर ऑफ मोल बता दिए होते साथ मैस हमें बता दिया था, हम मोलर मैस मालूम करते और मोलर मैस से हमें पता चल जाता कि ये कौन सी मेटल है। अब हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है मैस ऑफ मेटल M, इसका मतलब यहां से तो हम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। इसको देखते हैं जी। हमें पता है सल्फर है, सल्फर का मोलर मैस क्या होता है 32। इसका मतलब हमें इस मेटल का सल्फर का मोलर मैस भी पता है और मैस भी पता है, मैस और मोलर मैस। इसका मतलब हम सल्फर के नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं बड़ा इजीली। सल्फर के नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे आप, फिर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से आप मेटल M के नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। जब M के भी मोल मालूम हो जाएंगे फिर आप उसका मोलर मैस मालूम करके इजीली बता सकते हैं कि ये मेटल कौन सी है, ठीक है। रोड मैप मैंने आपसे डिस्कस किया पहले कि इस क्वेश्चन का रोड मैप क्या है। अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। देखेंगे जी जरा, स्टार्ट हम करेंगे जी सल्फर वाली साइड से, क्योंकि तकरीबन यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी की सारी गिवन है जो रिक्वायर्ड थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोलर मैस ऑफ सल्फर दैट इज 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। जो हमें गिवन मैस है, गिवन मैस ऑफ सल्फर, तो ये कितना है 2.88 ग्राम। नंबर ऑफ मोल आपके पास इक्वल होगा मैस बाय मोलर मैस। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप इस फार्मूले की मदद से बड़ा इजीली सल्फर के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेंगे। और बेटा अगर कैलकुलेशन से सॉल्व करें तो सल्फर के जो नंबर ऑफ मोल आपके पास आ रहे हैं वो 0.09 है। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर मेंशन भी कर देता हूँ, 0.09 मोल, ये आंसर आएगा बेटे आपके पास। इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया, आपने सल्फर के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लिए। अब सल्फर के नंबर ऑफ मोल की मदद से आप मेटल M के नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। ठीक है, कैसे? तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या जी? के नंबर ऑफ मोल आप कंपेयर करेंगे किसके? सल्फर के और मेटल M के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो मेटल M और सल्फर के दरमियान जो है वो रेशो बना दूंगा कि M/S। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है जी अगर मेटल M के 2 मोल होंगे तो सल्फर S के 3 मोल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर M के 2 मोल तो सल्फर के 3 मोल। हमें सल्फर के इतने मोल में M के मोल देखने हैं कितने। तो इतने मोल बनाने के लिए पहले इसको यूनिटी के लिए सेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा जी अगर सल्फर का 1 मोल होगा तो इसके कितने हो जाएंगे जी? 2/3 मोल। ये 3 इस तरफ आगे डिवाइड हो गया। अगर सल्फर के 0.09 मोल होंगे तो इसके कितने हो जाएंगे? आप मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 0.09। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा विच इज 0.06 मोल्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.06 मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। ले बेटे ये आपके पास मोल आ गए किसके? मोल ऑफ M, मेटल M के भी मोल आ गए। अब मुझे लगता है कि यहाँ से आप इस काबिल हों कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। कैसे? मेटल M का मैस आपको दे दिया गया, मेटल M के मोल आपके पास आ गए, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा जी? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस आपने मालूम करना है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ मोल इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी मोलर मैस आपके पास इक्वल हो जाएगा जी क्या? मैस बाय नंबर ऑफ मोल। आप बेटे इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज 52 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 52 ग्राम पर मोल। ले जी, ये आपके पास मोलर मैस आ गया किसका? मेटल M का। अब आपने देखना है कि 52 जो है वो कौन सी मेटल का जो है वो मोलर मैस है। तो बेटा क्रोमियम जो है इसका मैस जो है वो 52 है। तो इट मीन्स कि ये जो मेटल है ये मेटल कौन सी होगी? ये मेटल जो है ये क्रोमियम मेटल हो जाएगी। तो इस कंपाउंड का फिर क्या नाम होगा? Cr2S3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। मैंने कोशिश की मैं थॉरोली आपके साथ डिस्कस करूं। कुछ कैलकुलेशन मैंने नहीं लिखी, वो आपने बोर्ड से कैलकुलेटर यूज़ करते हुए खुद से सॉल्व करनी है। तो बेटे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर तो आप चाहें तो आप खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी साथ साथ हेल्प भी करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए गैसोलीन, सबसे पहले तो हमें बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि गैसोलीन होती क्या है। हमें ऐसे लगता है कि शायद पेट्रोलियम पेट्रोल को कहते हैं और गैसोलीन शायद कोई गैस हो सकती है। नहीं बेटे, गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को। अगर कभी आप पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलवाने जब आप जाएं तो आप ज़रूर देखिएगा कि जो फ्यूल पंप है उसके ऊपर जो डिफरेंट पंप्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं कि पंप नंबर 1 है, फ्यूल पंप नंबर 2 है। तो अगर आप देखेंगे अब जब आप जाएंगे तो आपने देखना है
कि उन्होंने लिखा होगा कि गैसोलीन 1 गैसोलीन 2, यानी कि ये पेट्रोल वाला जो पंप है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तो गैसोलीन बेटे पेट्रोल को कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि गैसोलीन जब जलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो इक्वेशन उन्होंने आपको बता दी हुई है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 की डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा कि 2 मोल जो हैं वो ऑक्टेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इक्वेशन कहती है जी कि 2 मोल ऑफ C8H18 प्लस 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इतने ऑक्सीजन के मोल्स की मौजूदगी में ऑक्टेन जो है वो बर्न करेगी और क्या बना देगी, 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 18 मोल वाटर। तो ये तो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोकार्बन जब भी जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18 मोल ऑफ वाटर। एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, ये उन्होंने आपको स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने आपसे कहा कि इस स्टेटमेंट से आपने डिफरेंट आंसर्स बताने हैं। तो डिफरेंट आंसर्स कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब देखें क्वेश्चन को देखिए, 2 मोल के लिए क्वेश्चन बना दिया गया। उन्होंने कहा जी कि कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, 2 मोल के लिए तो इतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर 4 मोल कर दें ऑक्टेन के तो फिर कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो क्वेश्चन को देखते ही मुझे आंसर पता चल रहा है कि अगर मैं इसको डबल कर रहा हूँ तो मुझे इसको भी डबल करना है, लेकिन चूंकि हम ऐसे नहीं बता सकते, वी हैव टू सॉल्व, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरह लिख लेता हूँ मैं कि फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या जी, कि एक तरफ आप ऑक्सीजन लिख लें और एक तरफ आप ऑक्टेन लिख लें C8H18। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर 25 मोल हैं ऑक्सीजन के तो फिर 2 मोल जलेंगे किसके, 18 के, C8H18 यानी कि ऑक्टेन के। फिर वो कहते हैं जी कि अगर हमें ऑक्टेन के 4 मोल हमारे पास गिवन है तो मैं यहां पे 4 लिख देता हूं। अब आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है ना कि दोनों को यूनिटी बनाएं कि अगर ऑक्टेन का 1 मोल होगा तो ये 25/2 कर देंगे आप, फिर इसके 4 मोल कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका सिंपल वे है, आप इस तरह भी चल सकते हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा जी अगर ऑक्टेन के 4 मोल हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे जो रिक्वायर्ड है, उन्हें आप x कह दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इस तरह, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी कि 25 × 4 इक्वल हो जाएगा किसके, 2x के, या 100 इक्वल हो जाएगा, ये 2 इधर आगे डिवाइड होगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हो जाएगा जी x के, या x आपके पास इक्वल आ जाएगा जी किसके, 50 मोल के। यानी कि इतने आपको मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। 4 मोल अगर आप ऑक्टेन को बर्न करना चाहते हैं। बड़ा इजी मेथड है, आप इस मेथड से नेक्स्ट सारे पार्ट कर सकते हैं। मैं बी पार्ट इसका सिर्फ करूंगा, सी और डी आपके लिए होगा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब उसने कहा जी कि अगर 1 मोल ऑक्टेन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा से यही फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन में किस किस की बात की गई, उन्होंने कहा जी अगर 1 मोल ऑक्टेन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी। इसका मतलब अब ये रिलेशन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन के दरमियान। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रेशो ऑक्टेन C8H18। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन की रेशो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है अगर 2 मोल ऑक्टेन के होंगे तो 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 16 मोल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, कब, अगर 2 मोल होंगे ऑक्टेन के।
क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा कि अगर ऑक्टेन का 1 मोल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होंगे। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और जिसे आपने मालूम करना उसको आप x कह दें। मेथड आगे सारा वही है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, लें जी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से आपके पास बड़ा इजीली जो है वो इक्वेशन बन सकती है, क्या जी 16 इंटू 1 16 ही हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा जी 2x के। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, या x इक्वल टू 8 मोल। तो 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। ले जी ये आपके पास दूसरे बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में कहता है जी हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस बाय कंबस्शन 6 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब आप रिलेशन यही बनाएंगे, किस किस के दरमियान बनाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ें सी की, किस किस के बारे में पूछा गया, ऑक्टेन और वाटर। तो आप वाटर और ऑक्टेन के दरमियान जो है वो रिलेशन बनाएंगे। किसके लिए पूछा गया, उन्होंने कहा जी हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस। इसका मतलब वाटर के मोल आपने मालूम करने हैं। प्रॉब्लम आपकी वाटर के लिए है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे आप पहले कि अगर 18 मोल होंगे वाटर के तो ऑक्टेन के 2 मोल होंगे। ठीक है, उन्होंने बात की क्वेश्चन में कि कितने मोल जो हैं वो हमें वाटर के लिए चाहिए होंगे, तो आप इसे बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डी पार्ट देखेंगे जी इसको जरा। इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज to synthesis 8 mole of carbon dioxide, how many gram of oxygen are needed, how many gram of octane will be used। अब क्वेश्चन बिल्कुल वही है, आसान तरीन मेथड। उन्होंने आपसे उन्होंने कहा कि इफ़ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज टू सिंथेसाइज 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल बनाने हैं, आपने ऑलरेडी देख लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल अगर आपने बनाने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल के लिए बात हो रही है। आप इस सारी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल बन जाएंगे। ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। आप एक एक मोल के लिए मतलब ये इक्वेशन सेट कर लें। उसके बाद आपने सबके नंबर ऑफ मोल आपके पास गिवन है, मोलर मैसेज आपको पता है, आपने मैसेज इन ग्राम मालूम करने हैं। ये बेटे पार्ट मैंने आपके लिए लीव किया, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। ईजीएस्ट है, स्टेटमेंट देख के परेशान नहीं होना कि ये क्या बात कर दी। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल हैं। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल के लिए बात करनी है तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल आपको सबके पता है। मोलर मैसेज भी आप मालूम कर सकते हैं। इसका मोलर मैस आप मालूम कर लें, इसका मोलर मैस आप मालूम कर लें, इसका मोलर मैस आपको पता है 44 है, 18 है, ऑक्सीजन का 32 है, ऑक्टेन का आप मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल और मोलर मैसेज आपको पता है, जस्ट आपने मैसेज मालूम करने हैं, वो भी गिवन वैल्यूज़ के, तो आप बड़ा इजीली मैसेज जो है वो मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस वाले फार्मूले से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है बेटे। ये मैंने आप ऑलरेडी आपको करवा दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई थी जब लिमिटिंग रिएक्टेंट की, बिल्कुल उसी की फोटोकॉपी है, ये आपने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। एक्चुअली ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलें इसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है टाइम हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 25 पहले देखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आपने जब स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना पड़ता है। क्यों? ऑब्वियसली हमारी जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो उनकी बेस ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास को आप ना तो खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मैटर को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आप स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं तो जितने मास आपने रिएक्टेंट्स का लिया वो सारे का सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे किसी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, रिएक्टेंट वेस्ट नहीं होंगे, खुद से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 25 कार्बन लिए और आपको प्रोडक्ट्स में 12 कार्बन मिल रहे हैं, 12 कहाँ गए हमारे पास आंसर नहीं, ऐसा नहीं है।
जितने आप रिएक्टेंट्स लेंगे उतने ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा ओबे होगा। मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बिल्कुल ऐसा है, अगर आप मोस्टली रिएक्शंस देखें तो उनमें कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये मैं राइटिंग ही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें जो इंक है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे ही इंक ख़त्म होगी मेरा बोर्ड यूज़ करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, मतलब ये काम रुक जाएगा। अगर पेपर जल रहा है तो पेपर फ्यूल है तो जैसे ही पेपर जब ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब फ्यूल ख़त्म हो गया और बर्निंग स्टॉप हो गई। देखें, अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ना हो तो कोई भी रिएक्शन कभी रुके ही ना, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम ही यही है कि जल्दी कंज्यूम होना, जल्दी कंज्यूम होना और जल्दी कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन को स्टॉप करवा देना। अब अगर हमारे पास कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी रिएक्टेंट कंज्यूम होकर ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब कोई रिएक्टेंट कंज्यूम होकर ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप ही नहीं होगा, रिएक्शन तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए किसी एक रिएक्टेंट का लिमिटिंग रिएक्टेंट होना ज़रूरी है। सॉरी बेटे। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज़ मास ऑफ 18.18 AMU। ये मैं नहीं आपको करवाऊंगा, एग्जाम्पल 1 आप देखिए। एग्जाम्पल 1 में इसका सारा आंसर है। वो कहता है जी कि अगर आप नियॉन देखें तो नियॉन का एक आइसोटोप 20 है, एक आइसोटोप 21 है और तीसरा जो आइसोटोप है वो 22 है। और जब हम नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं तो दैट इज़ 20.18 AMU। ऐसा क्यों है? हालांकि नियॉन का तो कोई भी आइसोटोप फ्रैक्शनल मास रखता ही नहीं है। तो फ्रैक्शनल मास क्या है? ये तमाम आइसोटोप्स की एवरेज है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप नियॉन वाली एग्जाम्पल भी इसके आंसर में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 mole of H2SO4 should completely react with 2 mole of NaOH. How does Avogadro's number help to explain it? इसको मैं बाद में करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। 1 mole of H2O has 2 mole of bonds, 3 mole of atoms, 10 moles of electrons and 28 moles of total fundamental particles present in it. ऐसा कैसे है ये आपने प्रूव करना है। 1 mole of water has 2 mole of bonds। ले जी, क्वेश्चन नंबर 25। इजी है, कंसेप्चुअल है। इससे रिलेटेड MCQs भी आते रहे हैं एंट्री टेस्ट में, कि इसी स्टेटमेंट से जो आंसर्स बनते हैं उनमें से कोई एक आंसर को एज MCQ ले लिया एंट्री टेस्ट के लिए। इसका मतलब कि अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो एंट्री टेस्ट टाइप अगर MCQ यहाँ से बनते हैं तो वो भी आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। 1 मोल H2O है, इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि 2 मोल बॉन्ड है, 3 मोल एटम्स हैं, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सॉल्व करते चलते हैं जी। मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन स्टेटमेंट 1 मोल H2O। इसका क्या मतलब है? इसके काफ़ी सारे मतलब हैं। सबसे पहले तो ये कि 6.02 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। पहली तो मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये मिलती है। अब क्वेश्चन में वो कहता है जी आपने प्रूव करना है इसमें 2 मोल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड पे पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और उसके बाद सोल्यूशन लिखते जाएंगे। अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो H2O जी, इसमें 2 लोन पेयर हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और 2 बॉन्ड पेयर हैं यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो देखें आप इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने प्रूव यही करना है। हमने बताना है जी कि एज 2 बॉन्ड्स इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है जी? 2 बॉन्ड है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1H2O हैव कितने जी, 2 बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो 1 मोल H2O हैव, ऑब्वियसली अगर आपने इधर मोल से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आप मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मोल बॉन्ड्स। बड़ी इजी इंफॉर्मेशन थी ये, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए था कि बॉन्ड किस तरह है ये। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कि 1 मोल बॉन्ड हो गए 3 मोल ऑफ एटम्स। अब वापिस आते हैं इस तरफ। एक आंसर तो आपके पास ये हो गया, दूसरे आंसर की तरफ आते हैं। 1H2O हैव कितने एटम्स हैं जी इसमें? 3 टोटल एटम्स। किस तरह? फार्मूला ही देख लें, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, टोटल 3 एटम है। अगर एक वाटर में 3 एटम है तो 1 मोल H2O हैव, इसमें कितने आ जाएंगे जी? 3 मोल एटम्स आ जाएंगे इसमें, कि जनाब इसमें 3 मोल टोटल एटम हो गए। दूसरी इंफॉर्मेशन का आंसर मिल गया हमें। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है? कहते हैं जी कि 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 28 मोल ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटे ज़रा साथ साथ रहिएगा, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझने वाली है। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक ही क्या होगा? प्रोटॉन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन। तो वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। टोटल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 1H2O हैव कितने इलेक्ट्रॉन जी? 10 इलेक्ट्रॉन्स, कि एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल H2O हैव, तो एक मोल में कितने आ जाएंगे जी? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। बड़ी इजी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? लास्ट स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की टोटल जो क्वांटिटी है। तो देख लेते हैं इसको। ऑक्सीजन को पहले देख लेते हैं। 8 + 8 + 8, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया जी? 24, ठीक है। एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 24 + 2 26, और दूसरे हाइड्रोजन के भी 2 ऐड कर लें तो 28। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में 28 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में टोटल फंडामेंटल पार्टिकल कितने हो गए जी? जी बिल्कुल, 28 मोल फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएंगे। तो ये बेटे आपके पास क्वेश्चन था 5, इसका 5th पार्ट था। इसका 6th पार्ट देखेंगे अब। N2 हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपने इसको प्रूव करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन गैस है, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम है। तो देख लेते हैं जी। एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है। मैं N2 यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम देखें तो इसमें 2 एटम आ रहे हैं, एक इसमें कार्बन है, दूसरा इसमें ऑक्सीजन है। N2 को अगर आप देखें तो इसमें भी 2 ही एटम आ रहे हैं, नाइट्रोजन है और दूसरा भी नाइट्रोजन है। कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल प्रोटॉन अगर आप देखें तो दैट इज़ 14 प्रोटॉन और इसी तरह 14 न्यूट्रॉन और इसी तरह 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 है। अगर आप N2 देखें तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ओबियसली दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन तो दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो एडअप करें तो 14 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 14 ही इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इनमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था कि N2 एंड CO हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप N2 में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 14 है और CO में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है। अगर आप देखें N2 में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है और CO में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है। और अगर आप देखें N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO में भी 14 है। तो ये बेटे आपके कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 और 22 ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ क्योंकि लेक्चर टाइम आपको हो रहा है, इससे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा अब। तो ये बेटे आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। बाकी तकरीबन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हुई है, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी आप उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और डेली का काम बेटे डेली करें। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मुश्किल था। अगर आपने सारे लेक्चर सुने, एक्सरसाइज सारी की सारी देखी, तो मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि आपके केमिस्ट्री में से फर्स्ट चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ इस तरह की आती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाते अगर आप साथ साथ तैयारी करते रहे हैं तो। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आपने लेक्चर सुना और लेक्चर को सुना भी इस तरह के शायद आप आगे भी गुजार रहे हैं साथ साथ लेक्चर को, तो वो फिर आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। आप पूरे लेक्चर को सुनिए, लेक्चर नोट्स बनाइए और फिर अपने आप को आप खुद से एवेल्यूएट करें कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 बहुत इजी चैप्टर है। जितना मुश्किल चैप्टर अभी आपने ख़त्म किया है अब उतना ही आसान चैप्टर आपको नेक्स्ट आगे मिलने वाला है। तो बेटा अपनी तैयारी कीजिएगा, घर पे रहें, सेफ़ रहें, घर वालों को भी सेफ़ रखें, ठीक है। और अपने हाथ धोएं, दिन में तकरीबन 20-20 मिनट के डिस्टेंस पे आप अपने हाथ धोएं अच्छे तरीके से। अपने हाथों को नाक पे, आँखों पे लगाने से परहेज़ करें। और जब ये कहा जाता है तो हमें आँखों और नाक में वैसे ही खारिश होना शुरू हो जाती है तो फिर भी आप परहेज़ कीजिए इन चीज़ों से। अपने बड़ों का अदब कीजिए, बच्चों से प्यार से पेश आएँ और अपने लेक्चर की तैयारी कीजिए बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।